हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ओजोन का मात्रात्मक आकलन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं ओजोन का मात्रात्मक आकलन। सबसे पहले हम समझते हैं कि मात्रात्मक आकलन का क्या अर्थ है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें ओजोन भी उपस्थित है और हमसे कहा गया कि आप बताइए कि मिश्रण में ओजोन की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो वहाँ पर जो तरीका हम लगाएंगे उसी को हम कहेंगे ओजोन का मात्रात्मक आकलन। यानी कि किसी दिए गए मिश्रण में ओजोन की मात्रा का आकलन करना ही ओजोन का मात्रात्मक आकलन कहलाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। किसी नमूने में ओजोन की मात्रा का आकलन दो चरणों में किया जाता है। चरण 1 को समझते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि क्या ऐसा पॉइंट रह गया जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ओजोन का एक जलीय विलयन है। ये ओजोन का गैसीय मिश्रण भी हो सकता है, जैसे डाइऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण। यहाँ पे हमने मान लिया है कि हमारे पास ओजोन का एक जलीय विलयन है और हमको इस विलयन में ओजोन की मात्रा का पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेंगे और इस पोटेशियम आयोडाइड विलयन में बोरेट बफर को मिलाकर इसको बफर विलयन में परिवर्तित कर लेंगे, जिसका पीएच मान होगा 9.5। आप जानते हैं बफर विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान परिवर्तित नहीं होता है। तो पीएच 9.5 करने पर ये अभिक्रिया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी अच्छे से होती है। इसलिए हमने यहाँ पे बोरेट बफर मिलाकर पीएच को 9.5 पर व्यवस्थित किया है। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओजोन के इस जलीय विलयन को इसमें मिला देंगे। तो चलिए इसको डाल देते हैं। जैसे ही ओजोन के जलीय विलयन को हम पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मिलाएंगे तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया क्या होगी ये समझते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो जलीय विलयन है, तो देखिए यहाँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ मैंने जल भी लिख दिया है जलीय विलयन के कारण। यह ओजोन से अभिक्रिया करेगा। इसके बाद आयोडीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। यदि इस अभिक्रिया को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ओजोन की गुण वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो चलिए इस अभिक्रिया को थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। डिटेल में मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। जब ओजोन के गुणों को हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक है और ओजोन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करती है। तो ठीक बात है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड था तो ओजोन ने इसको आयोडीन में ऑक्सीकृत कर दिया है। तो यहाँ पे आयोडीन प्राप्त हो गई है और बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। यह एक संतुलित अभिक्रिया मैंने लिखी है। यदि इस अभिक्रिया पर आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि जितनी मात्रा में ओजोन है ठीक उतनी मात्रा में ही आयोडीन प्राप्त हो रही है। उदाहरण के लिए 1 मोल ओजोन है तो आयोडीन भी 1 मोल ही प्राप्त हुआ है। क्लियर है। यदि यहाँ पर हम 10 मोल ओजोन को रखेंगे तो आयोडीन के भी 10 मोल प्राप्त होंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आयोडीन की मात्रा का आकलन करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रिलेट करा दिया कि ओजोन और आयोडीन दोनों की मात्रा समान है। अब यदि हमको पता चल जाए कि आयोडीन की मात्रा कितनी है तो हम कहेंगे उतनी ही मात्रा ओजोन की भी रही होगी। ठीक बात है। एक विशेष बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी ये अभिक्रिया आप कराएंगे, आपने अभिक्रिया कैसे कराया आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं। तो जब भी ये अभिक्रिया आप कराएं तो वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को आधिक्य में रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य आवश्यक क्यों है। क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन ने आयोडाइड को ही आयोडीन में मुक्त किया है। तो यदि आयोडाइड रहेगा ही नहीं तो ओजोन अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। एक उदाहरण से बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं।
यदि मान लीजिए इस मिश्रण में हमने 10 मोल पोटेशियम आयोडाइड को रखा और 10 मोल ओजोन भी इस मिश्रण में उपस्थित है। ओजोन के जलीय विलयन में 10 मोल ओजोन है और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के भी 10 मोल है। आप अभिक्रिया से समझ सकते हैं कि 1 मोल ओजोन को क्रिया करने के लिए 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड की आवश्यकता है। अब यदि ओजोन 10 मोल है और पोटेशियम आयोडाइड भी 10 मोल है तो आप जानते हैं कि ओजोन के 5 मोल तो इस 10 मोल से क्रिया कर पाएंगे, लेकिन 5 मोल ओजोन ऐसी भी रह जाएगी जो आयोडीन का निर्माण नहीं कर पाएगी, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड समाप्त हो चुका है। और आप जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड को ही तो ओजोन आयोडीन में परिवर्तित कर रही है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हमने इसको आधिक्य में रखा। अगर पोटेशियम आयोडाइड कम पड़ गया तो ये जो संबंध है ओजोन और आयोडीन की मात्रा का, ये बिगड़ जाएगा। जैसे पोटेशियम आयोडाइड 10 मोल था तो 5 मोल ओजोन बच गई थी। अब वो 5 मोल ओजोन यदि बच जाएगी तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ओजोन की मात्रा आयोडीन की मात्रा के बराबर होगी। क्लियर? क्योंकि आगे हम क्या करने वाले हैं, आयोडीन की मात्रा का ही आकलन करने वाले हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड को आधिक्य में रखना आवश्यक है। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चरण 2 की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस चरण 1 की लैंग्वेज को लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, सर्वप्रथम ओजोन की बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित मीन्स वही होता है कि यह एक ऐसा विलयन हो गया जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर इसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। तो सर्वप्रथम ओजोन की बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आयोडीन मुक्त होती है। तो ये आपने देखा, ओजोन की क्रिया कराए आयोडीन मुक्त हो गई। यहाँ तक की बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब समझते हैं चरण 2 को। तो चरण 1 में जो आयोडीन हमको प्राप्त हुआ है उसी का हम मात्रात्मक आकलन आगे करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको अनुमापन करना होता है, जिसको इंग्लिश में हम टाइट्रेशन करते हैं। तो चलिए पहले लैंग्वेज लिखते हैं और फिर देखते हैं कि टाइट्रेशन कैसे करेंगे हम। ओजोन की पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयोडीन का अनुमापन यानी टाइट्रेशन मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन या हाइपो विलयन के साथ किया जाता है, जिसमें स्टार्च विलयन का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम आयोडीन की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट से। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया क्या होगी। तो देखिए ये आयोडीन है, इसकी अभिक्रिया हमने कराई सोडियम थायोसल्फेट से, जिसका फार्मूला होता है Na2H2O3। तो यहाँ पर जो सोडियम और आयोडीन आपस में जुड़कर सोडियम आयोडाइड का निर्माण करते हैं और बाकी Na2S4O6 मुक्त होता है। Na2H2O3 का नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है और Na2S4O6 का नाम सोडियम टेट्राथायोनेट होता है। अब इस अभिक्रिया को थोड़ा हम याद करते हैं कि कैसे इसको ध्यान में रखें। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी आयोडीन है उसको सोडियम आयोडाइड में परिवर्तित कर देना है। उसके बाद जो कुछ बच जाएगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पे I2 था यानी 2 आयोडीन था, तो 2 मोल हमने सोडियम आयोडाइड के बना दिए। तो इन 4 मोल सोडियम में से 2 मोल सोडियम खर्च हो गया, तो 2 मोल सोडियम बच गया, तो Na2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 है S के नीचे यानी सल्फर के नीचे और आगे भी 2 है, मतलब सल्फर की संख्या 2 दूना 4 है, तो S4 लिख दिया। और 3 है ऑक्सीजन के नीचे और सामने 2 है, तो 3 दूना 6 यानी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन के नीचे 6 लिख दिया। तो इस प्रकार हमने बना दिया Na2S4O6, जिसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। अब देखते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा हमको आयोडीन की मात्रा की जानकारी कैसे प्राप्त हो गई। तो थोड़ा सा समझते हैं अनुमापन या टाइट्रेशन को। तो टाइट्रेशन करने के लिए हमको एक ऐसे उपकरण की जरूरत होती है। जो यहाँ पे आप एक पाइप लगा हुआ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ब्योरेट। इसको हम कहते हैं ब्योरेट स्टैंड। यहाँ पे आप देख लें ब्योरेट क्लैंप लिखा हुआ है, जिसमें हमने इस पाइप यानी ब्योरेट को पकड़ रखा है। इस पाइप में हम सोडियम थायोसल्फेट के विलयन को भर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, या हम इसको कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट का मानक विलयन। यह विलयन ऐसा होगा कि जिसकी सांद्रता हमको पहले से ज्ञात होगी।
यानी कि इसको हम खुद बनाएंगे और इसकी सांद्रता पहले ज्ञात करके बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे कि उसकी सांद्रता हमको ज्ञात होगी। क्लियर बात है। और नीचे हम क्या करेंगे, एक निश्चित आयतन में उस विलयन को रखेंगे जिसमें आयोडीन है और सूचक के रूप में यहाँ पे स्टार्च विलयन मिला देंगे। आप जानते हैं यदि विलयन में आयोडीन है फिर हम स्टार्च उसमें मिला रहे हैं तो उसका रंग गहरा नीला या आप कह सकते हैं काला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस विलयन का जो नीचे हमने रखा है विलयन इस कोनिकल फ्लास्क में, इसका आयतन हमको पता है क्योंकि इसके आयतन को हमने पहले ही मेजर करके यहाँ पे लिया है, लेकिन इसकी सांद्रता हमको नहीं पता है। हमको ये नहीं पता है कि इसमें आयोडीन की मात्रा क्या है। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये खोलने वाला लगा है नॉट, इसको हम खोलेंगे तो बूंद बूंद करके इसमें सोडियम थायोसल्फेट गिरेगा और सोडियम थायोसल्फेट गिरेगा तो अभिक्रिया होगी। कौन सी वाली? ये वाली, कि आयोडीन जो है सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करेगा जिससे सोडियम आयोडाइड बनेगा। आप जानते हैं कि जो ये विलयन है इसका रंग गहरा नीला या काला क्यों है? क्योंकि इसमें आयोडीन उपस्थित है, यानी I2 उपस्थित है। जब यह अभिक्रिया होगी और आयोडीन सोडियम आयोडाइड में परिवर्तित होती जाएगी तो आयोडीन समाप्त होता जाएगा, I2 कम होता जाएगा, तो इसका जो गहरा नीला रंग है वो भी धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा, क्योंकि वह रंग I2 के कारण था, न कि NaI के कारण। तो हम तब तक इसमें सोडियम थायोसल्फेट को गिराते रहेंगे जब तक कि नीचे जो ये गहरे काले रंग का विलयन या गहरे नीले रंग का विलयन रखा है गया है इसका रंग रंगहीन न हो जाए। जब इसका रंग रंगहीन हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि इस विलयन में जितनी भी आयोडीन थी वो सब NaI में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि यदि आयोडीन होगा तो उसका रंग नीला होगा और यदि आयोडीन समाप्त हो जाएगी तो उसका रंग भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए हमने यहाँ तक रख के इनिशियल रीडिंग यहाँ तक हमने सोडियम थायोसल्फेट को भरा था और गिराते 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 इस फाइनल रीडिंग यहाँ तक आ गए और तब जाके इस विलयन का रंग रंगहीन हुआ। तो इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि कितना आयतन हमने इसमें मिलाया। ठीक है। उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं N1V1 बराबर N2V2। N1 यहाँ पर क्या है? जो ये नीचे हमने कोनिकल फ्लास्क में जो विलयन लिया है जिसमें हमने स्टार्च सोल्यूशन मिलाया है इसकी सांद्रता, और V1 क्या है? इसका आयतन। तो V1 तो हमको पता है लेकिन N1 नहीं पता। N1 मीन्स नॉर्मलता है, N मीन्स नॉर्मलता या इंग्लिश में आप नॉर्मलिटी कहते हैं। तो V1 तो हमको पता है क्योंकि हमने एक ज्ञात आयतन लिया था इसका। N2 हमको पता है, N2 यहाँ पर है क्या? तो सोडियम थायोसल्फेट जो विलयन हमने इस ब्योरेट में लिया था उसकी नॉर्मलता। मैंने बताया आपको कि इसकी सांद्रता हमको नोन है तो इसकी नॉर्मलता हमको पता है, N2 का मान पता है। और V2 क्या है? तो जितना आयतन हमने यहाँ पर यूज किया है, यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना है। जैसे मान लीजिए हमने 40 ml से शुरू किया था और लास्ट में 20 ml बच गया तो हमने खर्चा कितना किया? 20 ml का। तो जो V है मतलब V2 है वो कितना हो जाएगा? 20 ml। मतलब कितने ml सोडियम थायोसल्फेट का यूज हमने यहाँ पर किया है अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो इस प्रकार से V1 का मान पता है, N2 का मान पता है, V2 का मान हमको ज्ञात हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम N1 का मान ज्ञात कर लेंगे और N1 ही क्या है? जो अननोन विलयन है जिसको आप एनालाइट कहते हैं उसकी सांद्रता या उसकी नॉर्मलता। अब यहाँ पे मात्रा किसकी पता चली है? आयोडीन की, क्योंकि अभिक्रिया कौन कर रहा था? आयोडीन। तो इस प्रकार अनुमापन द्वारा आयोडीन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। और अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो आयोडीन की सांद्रता होगी वो ओजोन की सांद्रता के बराबर होगी। तो यदि आयोडीन की सांद्रता हमको पता चल गई तो हम बताएंगे कि इतनी ही मात्रा में ओजोन भी उपस्थित थी जो हमने ओजोन का जली विलयन लिया था उसमें। तो इस प्रकार से हम ओजोन का मात्रात्मक आकलन करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बात और भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि देखें यहाँ पर कि आपने देखा कि 1 मोल से इसका 2 मोल क्रिया कर रहा है, तो जो इसका आयतन है ना उसको आप हाफ करके रखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि V2 क्या है? तो इतना आयतन, जैसे मान लीजिए 20 ml आया तो उसको क्योंकि
आप कहें 1 मोल आयोडीन के साथ 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट क्रिया कर रहा था, तो यदि ये 20 ml खर्च हुआ है तो मतलब आप इसको चाहें तो उसका आधा भी रख सकते हैं, 10 ml रख सकते हैं। तो इस तरह से वैसे ये जो कैलकुलेशन है ये आप लैब में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक चीज़ क्या है कि आपको ये मेथड ध्यान रखना है, अभिक्रियाएं याद रखनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आप